सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का जो नेट पेपर है उसकी जो तीसरी इकाई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, प्लेटो का सम्य माना जाता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें प्लेटो का सम्य कौन सा है? तो ए नंबर ऑप्शन 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक प्लेटो का समय माना गया है। 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक प्लेटो का समय माना जाता है। दूसरा प्रश्न, द रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? द रिपब्लिक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तीसरा प्रश्न, द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ है, ये किसने लिखा? द स्टेट्समैन, और इस पुस्तक के लेखक है प्लेटो। यानी प्लेटो की दो पुस्तकें आई है हमारे सामने अभी, द रिपब्लिक और द स्टेट्समैन। और प्लेटो का जो समय है वो 427 ईसा से 347 ईसा पूर्व तक। चौथा प्रश्न, द लॉज जो ग्रंथ है उसके लेखक का नाम बताना है। तो ये है प्लेटो की पुस्तक, यानी प्लेटो की कई पुस्तक आ गई, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, प्लेटो की पुस्तक है। पांचवां प्रश्न, कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा था? कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण बी नंबर उपयोगितावादी था। छठा प्रश्न, एक गोबर से भरी टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो। यह विचार किसका है? एक गोबर की टोकरी है जो भरी हुई है वो भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो। तो ये बात कहने वाले कौन है? तो ये प्लेटो ने कहा था, क्योंकि प्लेटो उपयोगितावादी थे। नेक्स्ट प्रश्न, साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था। साहित्य है उसको मिथ्या अनुकृति मानता था, कौन मानते थे ये? तो ये है प्लेटो। प्लेटो साहित्य को एक मिथ्या अनुकृति मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, यह विचार किस पाश्चात्य समीक्षक का है? तो ये भी प्लेटो का कथन है कि कवि है या कलाकार है वो तो नकल की नकल करता है, इसीलिए उसको साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो को नैतिकता और उपयोगितावाद के मानदंड में परखने का पक्षपाती कौन था? यानी काव्य को नैतिकता और उपयोगितावादी के मापदंड से परखने का पक्षपाती कौन थे? तो ये अभी हम बात कर रहे हैं, प्लेटो ही थे। प्लेटो के अनुसार काव्य के प्रयोजन क्या है? प्लेटो ने काव्य के प्रयोजन क्या माने हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, सत्य का उद्घाटन, मानव कल्याण, राष्ट्र उत्थान या उपरोक्त सभी। तो ये उक्त सभी है ना, ये सभी उन्होंने माने। 11वां प्रश्न, कवि का महत्व एक मोची से कम है। कवि का महत्व एक मोची से भी कम है, यह विचार किसका है? यही प्लेटो का कथन है, क्योंकि प्लेटो है वो साहित्य को तो मिथ्या अनुकृति मानता है, तो साहित्य जो लिखते हैं उनको तो कुछ भी नहीं मान रहा, कवि को कोई महत्व भी नहीं मान रहे, वो तो मोची से भी इसकी तुलना कम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटो का काव्य संबंधी चिंतन दूषित है, क्योंकि देखो प्लेटो का काव्य संबंधी चिंतन है, उन्होंने बताया कि काव्य क्यों लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वो कैसा है। तो इनके जो धारणा है उनका चिंतन है उसको दूषित कहा है, क्योंकि केवल उपयोगितावादी को महत्व देना पशु धर्म है इनका। सही बात है। कवि का महत्व एक मोची से भी कम मानते हैं, ये भी इनका दृष्टिकोण था। कविता को नैतिकता और सदाचार की कसौटी पर कसता है, इसलिए सारे के सारे कारण होने के कारण ये दूषित चिंतन माना जाता है। तो सभी हो जाएंगे उसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्लेटो ने काव्य के संबंध में कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? नीचे सिद्धांत लिखे हुए हैं, इनमें से प्लेटो का सिद्धांत बताना है। तो वो है अनुकरण सिद्धांत।
अरस्तु का भी है अनुकरण सिद्धांत, तो अरस्तु से पहले उन्होंने अनुकरण सिद्धांत दिया था, क्योंकि अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो है, तो प्लेटो तो पहले आए थे, तो प्लेटो ने भी अनुकरण सिद्धांत दिया है। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? नेक्स्ट पर्सन भी आ गया, प्लेटो। अरस्तु का समय क्या माना जाता है? इनमें से अरस्तु का समय क्या है? तो वो है 374 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक अरस्तु का समय है। 374 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। कौन सी रचना अरस्तु की है? इनमें से कौन सी रचना है जो अरस्तु की है? तो पोइटिक्स जो रचना है ए नंबर, ये अरस्तु की रचना है, पोइटिक्स। इसके अलावा द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, ये दोनों रचनाएं प्लेटो की है। इनमें से अरस्तु ने कौन से काव्य सिद्धांत दिए? तो अनुकरण सिद्धांत भी दिया है और विरेचन सिद्धांत भी अरस्तु का है, यानी ए और बी दोनों सिद्धांत है, ये अरस्तु के सिद्धांत है। इसके अलावा त्रासदी का सिद्धांत भी था, लेकिन अभी इसमें नाम नहीं है, क्योंकि अरस्तु ने त्रासदी पे अच्छा विवेचन किया। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का क्या अर्थ है? अरस्तु ने अनुकरण का अर्थ क्या माना है? जैसे प्लेटो ने नकल की नकल माना है, वैसे अरस्तु ने अनुकरण को क्या अर्थ दिया है? इनके अनुसार कला प्रकृति की अनुकृति है। कला है वो प्रकृति की अनुकृति है, ये अरस्तु ने कहा है। अनुकरण का अर्थ सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान है। यह व्याख्या अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की किसने की है? तो ये किया है प्रोफेसर बूचर ने। अनुकरण का अर्थ सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान है। यह व्याख्या अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की किसने की है? वो है प्रोफेसर बूचर ने की है। नेक्स्ट प्रश्न, अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनः सर्जना है। यह विचार किसका है? यानी ये जो परिभाषा ये किसने दी है? ये परिभाषा देने वाले हैं प्रोफेसर मर्रे। प्रोफेसर मर्रे की परिभाषा है अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं है अपितु पुनः सर्जना है। नेक्स्ट प्रश्न, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का तथ्य कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा तथ्य है जो अनुकरण सिद्धांत जो अरस्तु ने दिए उससे संबंधित नहीं है? तो ये कविता सत्य से 4 गुनी दूर है, ये बात प्लेटो की नहीं है, अरस्तु की नहीं है, प्लेटो ने कहा था ये। तो अरस्तु का ऐसा विचार नहीं था। अरस्तु तो कहते कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंद में है, ये तो कहने वाले हैं अरस्तु। लेकिन कविता सत्य से 4 गुनी दूर है, ये प्लेटो ने कहा था। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो से भिन्न है, क्योंकि किस कारण भिन्न है? तो कविता को नैतिक मानदंडों पर नहीं तोलता, ये काव्य कला को वह सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला मानता है। अरस्तु ने काव्य की व्याख्या दर्शन और राजनीति के चश्मे से नहीं की है। ये सभी कारण हैं। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से काफ़ी भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न, विरेचन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हम अभी पढ़ के आए हैं, ये दिया था अरस्तु ने, क्योंकि अरस्तु ने अनुकरण का सिद्धांत भी दिया है, विरेचन का सिद्धांत भी दिया है और त्रासदी का सिद्धांत भी दिया है। विरेचन शब्द का संबंध है, विरेचन शब्द है, उसका संबंध क्या है, यानी कहाँ से ये शब्द आया है? तो ये है कैथारसिस से है। विरेचन शब्द का संबंध कैथारसिस से है। नेक्स्ट प्रश्न, शारीरिक विचारों को जिस प्रकार रेचक औषधियों से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार करुण और त्रासदायक भावों का निष्कासन ट्रेजेडी के द्वारा किया जाता है। यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो यह सिद्धांत करता है विरेचन का सिद्धांत और दुखांत नाटक समीक्षा सिद्धांत। यानी ए और बी दोनों सिद्धांतों के अनुसार जो बात कही गई है वो उन सभी की व्याख्या है, विरेचन के सिद्धांत की और दुखांत नाटक मीमांसा की।
नेक्स्ट प्रश्न, ट्रेजेडी का काव्य यानी ट्रेजेडी है उसका कर्तव्य कर्म केवल करुणा या त्रास के लिए माध्यम प्रस्तुत करना नहीं है, अपितु एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्राप्त करना है। यह मत किसका है? तो ये मत है प्रोफेसर बूचर का, सी नंबर। कोलरिज का समय क्या माना जाता है? कोलरिज है उसका समय क्या माना जाता है? वह है 1722 से 1834। अब देखिए नाम है कोलरिज, अब हमें वैसे तो याद नहीं रहता, लेकिन जो हमने शर्ट पहन रखी है उसके कॉलर है इसे, ये समझिए, ये कॉलर होती है ना, तो कोलरिज यानी कॉलर एक ही साइड में होती है, एक ही साइड में होती है, तो दो है तो 1722। कोलरिज का समय है वो 1722। याद करने के लिए हमने एक ट्रिक को अपनाया कि कैसे याद करें। इसका मतलब ये नहीं आप इसको कहीं जोड़ के रखें, लेकिन मेरा मानना है कि हम याद कर रहे हैं, तो याद करने के लिए ये ऐसे बोला है 1722 से 1834 ईस्वी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? बायोग्राफिया लिटरेरिया ये जो कृति है वो है कोलरिज की। कल्पना सिद्धांत ये किसने दिया था? कैसे कल्पना, कैसे कोलरिज। मूल सिद्धांत किस पाश्चात्य आलोचक का है? सॉरी, मूल्य सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत है ना, वो किस आलोचक का है ये सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत? तो ये है रिचर्ड्स का, IA रिचर्ड्स। काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और सजीव बनता है। काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी एवं सजीव बनता है। कल्पना से, भाषा से, भाववेग से या इनमें से नहीं? किससे बनता है? तो ये कल्पना से बनता है। काव्य हृदयगामी और मर्मस्पर्शी और सजीव बनता है, वो कल्पना से बनता है। हृदय और बुद्धि अंतर्जगत बहिर्जगत का समन्वय करती है। हृदय और बुद्धि है वो अंतर्जगत और बहिर्जगत का समन्वय करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कल्पना। ये कल्पना के द्वारा करती है। हृदय और बुद्धि अंतर्जगत और बहिर्जगत का समन्वय कल्पना के द्वारा करती है। मूल्य का संप्रेषण सिद्धांत है, ये किसका है? तो ये है IA रिचर्ड्स का। काव्य रचना एक मानवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? काव्य रचना एक मानवीय प्रक्रिया है, तो यह कथन है IA रिचर्ड्स का। संप्रेषणीयता का सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किसने दिया? संप्रेषणीयता का सिद्धांत, तो ये सिद्धांत देने वाले हैं IA रिचर्ड्स। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरिया क्रिटिसिज्म, ये जो ग्रंथ है उसके लेखक का नाम बताना है। तो ये है IA रिचर्ड्स। IA रिचर्ड्स का जीवन काल है वो क्या माना गया है? तो वो है 1893 से 1989 तक। कला का मूल्य सिद्धांत है, इसके जन्मदाता कौन है? कला का मूल्य सिद्धांत, तो ये सिद्धांत दिया है IA रिचर्ड्स ने। भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है। भाषा का प्रयोग भाव की प्रेरणा से होता है, यह विचार किसने दिया? तो यह विचार देने वाले हैं रिचर्ड्स। आदिम आवेगों की सत्ता को किसने स्वीकार किया है? आदिम आवेगों की सत्ता है उसको किसने स्वीकार किया है? तो ये है रिचर्ड्स ने। भाषा में लहजा यानी टून का विशेष महत्वपूर्ण है, जिसका आधार संबंध न होकर भाव दशा है। यह विचार किसका है? भाषा में लहजा होता है वो विशेष महत्वपूर्ण है, और ये कहने वाले हैं IA रिचर्ड्स। रिचर्ड्स ने भाषा का कौन सा भेद नहीं माना है? भाव, लहजा, अभिप्राय, लक्षणा,
तो उन्होंने लक्षणा नहीं माना है, भाव को माना है, लहजा को माना है और अभिप्राय को माना है। लक्षणा को उन्होंने नहीं माना है, तो लक्षणा है वो राइट आंसर हो जाएगा। नई समीक्षा के जन्मदाता कौन है? नई समीक्षा, और नई समीक्षा के जन्मदाता है लेंगर बंधु, ए नंबर ऑप्शन, लेंगर बंधु। साहित्येतर मूल्यों के आधार पर काव्य का मूल्यांकन करने के विरोध में जो समीक्षा पद्धति सामने आई उसे क्या नाम दिया गया? साहित्य के अंतर्गत मूल्यों के आधार पर काव्य का मूल्यांकन करने के विषय के विरोध में जो समीक्षा पद्धति सामने आई उसे क्या नाम दिया गया? और उसे नाम दिया गया नई समीक्षा। रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की तुलना किस भारतीय सिद्धांत से की जाती है? रिचर्ड्स के संप्रेषण की तुलना वो की जाती है साधारणीकरण के सिद्धांत से। नई समीक्षा को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? नई समीक्षा, और ये जाता है जॉन क्रोरेनसम, जॉन क्रोरेनसम नई समीक्षा को व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है। कौन कला को नैतिक मूल्य से मुक्त मानता है? तो वो क्रोंचे है जिन्होंने कला को नैतिक मूल्य से मुक्त माना है। नेक्स्ट प्रश्न, अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम क्या है? अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है औदात्य। इमोशन और इंटीट्यूट के बीच का जो संबंध है वही है जो संचारी और स्थायी भावों का है। यह मत किसका है? तो ये मत देने वाले हैं रिचर्ड्स। नेक्स्ट प्रश्न, शब्दों के अर्थबोध और बिंब ग्रहण से हमें काव्यार्थ का बोध होता है। शब्दों के अर्थबोध और बिंब ग्रहण से हमें काव्यार्थ का बोध होता है, ये किसने माना? और ये मानने वाले हैं रिचर्ड्स। गद्य और पद्य की भाषा में एक रूपता नहीं होती, ये किसका मत है? ये है कोलरिज का। उन्होंने कहा है कि गद्य और पद्य की भाषा है वो अलग अलग होती है, तो ये कहने वाले हैं कोलरिज। नई समीक्षा के प्रमुख समीक्षक कौन हैं इनमें से? तो जॉन क्रोरेनसन, एलन टेट, ब्लेकेर, ये सभी है। नेक्स्ट प्रश्न, रचना के काव्यार्थ को विश्लेषित किया जाता है। रचना के काव्यार्थ को विश्लेषित किया जाता है, तो ये किया जाता है नई समीक्षा से या नई समीक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न, दुखांत नाटक की मीमांसा अरस्तु के किस सिद्धांत से होती है? तो अनुकरण सिद्धांत भी है और विरेचन सिद्धांत भी है, यानी ए और बी दोनों सही है। दुखांत नाटक की मीमांसा अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से भी होती है और विरेचन सिद्धांत से भी होती है, तो सी नंबर ऑप्शन है वो सही है। लोजाइंस ने रचना में औदात्य का संचार करने वाले कितने तत्व माने हैं? लोजाइंस ने, तो लोजाइंस ने 5 तत्व माने हैं। लोजाइंस ने औदात्य का संचार करने वाले 5 तत्व माने हैं। कौन सा तत्व किसी रचना में औदात्य का विधान करता है? उत्कृष्ट विचार, उत्कृष्ट माप, उदात्त भाव या ये सभी? तो ये सारे ही है। औदात्य विचारों के लिए ये तत्व सभी प्रमुख है। चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं दे सकता है, यह विचार किसका है? बहुत अच्छी बात कही है कि चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त रचनाएं, जो अच्छी रचनाएं हैं वो दे सकता है, और ये कहने वाले हैं लोजाइंस। उनका मानना है कि जो गलत विचार या गलत सोच रखता है वो व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं लिख सकता, तो ये चरित्रवान व्यक्ति है जो उदात्त रचनाएं दे सकता है, ये कहने वाले हैं लोजाइंस। काव्य का कौन सा भेद है जो अरस्तु ने नहीं माना है? तो खंड काव्य है वो अरस्तु ने नहीं माना है। अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में किसे महत्व नहीं दिया ये पूछा है, तो उन्होंने कवि की अंतःचेतना को महत्व नहीं दिया है,
कवि की निर्माण क्षमता को दिया है, कला के स्वतंत्र अस्तित्व को दिया है, कला की संवेदन और बिंब विधायिनी शक्ति को दिया है। लेकिन कवि की अंतःचेतना को अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत में कोई महत्व नहीं दिया है। प्लेटो के लिए कला की कसौटी क्या है? तो प्लेटो ने, आप सभी को पता है क्या माना है, सिर्फ उपयोगितावादी माना है। साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था, ये भी आपको पता है, ये प्लेटो ही था जो साहित्य को सिर्फ मिथ्या अनुकृति मानता है, और कवि को तो मोची से भी नीचे का स्थान दिया है। दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को निकास का अवसर मिलता है। यानी दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी जो करुणा है और भय की भावनाएं हैं उसको बाहर निकालने का अवसर मिल जाता है। यह मत किस सिद्धांत पर लागू होता है? तो ये लागू होता है विरेचन सिद्धांत पर। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रेजेडी से सामान्य जनों के मन में व्याप्त भय और करुणा की भावनाएं संतुलित हो जाती है, यह मत किसका है? तो ये मत देने वाले हैं लेसिंग। लेसिंग का मत है ये। इनमें से अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? प्रोफेसर मर्रे ने भी की है और अबरक्रोम्बी उन्होंने भी किए। तो ए और बी दोनों सही है। रिचर्ड्स के अनुसार भाषा में सामान्यतः क्या निहित होता है? वाच्यार्थ, भाव, लहजा और अभिप्राय। तो रिचर्ड्स मानते हैं कि ये सारे होते हैं। वाच्यार्थ भी होता है, भाव भी होता है और लहजा और अभिप्राय भी होता है। रिचर्ड्स काव्य का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? तो उनका मानना है कि काव्य है वो रागात्मक भी है, पाठकों पर पड़े प्रभाव से भी मानता है। तो ए और बी दोनों सही है। काव्य शास्त्र में अनुकरण का क्या अर्थ है? काव्य शास्त्र में अनुकरण का अर्थ पूछा है तो ये है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान। सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का है वो पुनराख्यान है। इन्हें काल क्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले कौन, उसके बाद में कौन, फिर उसके बाद में कौन। तो ये प्लेटो, उसके बाद में अरस्तु, अरस्तु के बाद लोजाइंस, फिर रिचर्ड्स, बी नंबर ऑप्शन। लोजाइंस का समय है लोजाइंस का समय क्या माना गया है? लोजाइंस है वो तीसरी सदी के, तीसरी शताब्दी है उसके है। लोजाइंस का संबंध है, इनमें से लोजाइंस का संबंध है वो क्या है? वो है यूनान से, क्योंकि लोजाइंस है वो यूनान के है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतीयमान अर्थ की सत्ता आधृत है। प्रतीयमान अर्थ है उसकी सत्ता क्या है? तो उनकी सत्ता व्यंग्यार्थ है। अभिव्यंजना के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यंजना के प्रवर्तक क्रोंचे है। अभिव्यंजना को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किस आचार्य ने कहा? तो ये कहा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। नहीं, सॉरी, अभिव्यंजना को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान किस आचार्य ने कहा? तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान माना है। नेक्स्ट प्रश्न, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया, यानी निर्व्यक्तिकता सिद्धांत है, ये इनमें से किनके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है इलियट के द्वारा, निर्व्यक्तिक सिद्धांत। वस्तुनिष्ठ सह संबंध का उल्लेख किया गया। वस्तुनिष्ठ सह संबंध का उल्लेख किसने किया? तो ये करने वाले हैं टी.एस. इलियट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोफेसर बुच्चर की व्याख्या है। बुच्चर ने कौन सी परिभाषा दी थी इसमें से? तो उन्होंने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की है वो व्याख्या की थी प्रोफेसर बुच्चर ने।
मिमेसिस किसका संबंध है? तो ये अनुकरण से संबंधित माना जाता है, क्योंकि अनुकरण शब्द है वो मिमेसिस शब्द से बना है। काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगितावादी है, यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? तो ये बार बार आ रहा है, प्लेटो का है। प्लेटो का समय क्या माना गया है? तो ये हमने पढ़ा 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व तक। द सीक्रेट वर्ड नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है टी.एस. इलियट ने, द सीक्रेट वर्ड। प्रेफेस ऑफ लिरिकल बेल्ट्स किस आलोचक की कृति है? तो ये है वर्ड्सवर्थ की। ग्रामीण भाषा में काव्य की गहन अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती। ग्रामीण भाषा में काव्य की गहन अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कोलरिज का। कोलरिज ने कहा है कि ग्रामीण भाषा में काव्य की गहन अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती। तो ये कहने वाले हैं कोलरिज। सुमित्रानंदन पंत की तुलना किस कवि से की जाती है? तो ये है शेक्सपियर से। भाषा पर सर्वाधिक बल देता है, तो ये रूपवाद है, वो भाषा पर सर्वाधिक बल देता है। बोरिक अकेनवाद का संबंध, बोरिक अकेनवाद का संबंध है, तो ये रूपवाद से ही है। स्वयं प्रकाश ज्ञान का संबंध है, तो ये है अभिव्यंजनावाद से। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद की विचारधारा की देन है। द्वंद्ववाद भौतिकवाद विकासवाद की किस विचारधारा की देन है? तो ये है मार्क्सवाद की। हिंदी में कौन सी कविता मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है? तो ये बी नंबर प्रगतिवाद है, वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मानी जाती है। मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है, इनमें से कौन सी रचना पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव माना जाता है? वह शेखर एक जीवनी, उस पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है। अस्तित्ववाद से प्रभावित कृति इनमें से कौन सी है? वो है अपने अपने अजनबी। अस्तित्ववाद से प्रभावित कृति है अपने अपने अजनबी। इनमें से कौन सा समीक्षक मार्क्सवादी है? तो रामविलास शर्मा भी है, प्रकाश चंद्र गुप्त भी है, शिवदान सिंह चौहान भी है, यानी उपरोक्त सभी है। ये सारे के सारे समीक्षक है वो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कृति और कृतिकार के या रचनाकार के नाम दिए हुए सुमेलित करना है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन है वो सही है। तो एक का दो अस्तित्ववाद का संबंध है किरकेगार्ड से, 2 नंबर जो ऑप्शन है उससे। फटेंसी है उसका संबंध है 3 नंबर कोलरिज से। मार्क्सवाद है उसका संबंध है कार्ल मार्क्स से, और स्वच्छंदतावाद का संबंध है वाल्टर स्कॉट से। फिर ऐसे ही सेकंड जो प्रश्न है वही ऐसे ही है, एक साइड में रचना है दूसरे साइड में रचनाकार का नाम है, मिलान करना है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन है वो सही है। पहले का बी है द रिपब्लिक, प्लेटो की कृति है। चिंतामणि है और रामचंद्र शुक्ल की कृति है। और पोइटिक्स है वो अरस्तु की रचना है, और एस्थेटिक्स है वो क्रोंची की रचना है। नई समीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म यानी नई समीक्षा। नई समीक्षा खोजती है, और नई समीक्षा खोजती है काव्य की संरचना को। काव्य की संरचना को नई समीक्षा खोजती है।
एक की अनुभूति, सबकी अनुभूति, सबकी अनुभूति बना देना कवि संप्रेषण कौशल है। कवि का संप्रेषण कौशल है। यह विचार किसका है? यह विचार है I.A. रिचर्ड्स का। भाषण शास्त्र जो ग्रंथ है उसके रचनाकार का नाम बताना है, तो ये ग्रंथ लिखा हुआ है अरस्तु का। हिंदी में नई समीक्षा दिखाई पड़ती है। तो काव्य के सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन में, शैल के वैज्ञानिक अध्ययन में, संरचना के अध्ययन में, उपयुक्त सभी में, यानी सभी में है नई समीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, कवि के व्यक्तित्व को कविता की भव्यता से संबंध कर काव्य चिंतन की दिशा को परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है लोजाइन्स को। इस तरह से हमने नेट का जो पेपर है उसकी तीसरी यूनिट है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो मैंने बताने का प्रयास किया। उसके आगे जो नेक्स्ट है वो कल चौथी यूनिट लेके आएंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।